नमस्कार। आज करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन वर्तमान हरियाणा तरावरी का क्षेत्र है। तराइन के दूसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाली गोरी की सेना की जीत हुई और मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस लड़ाई को एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उससे उत्तर भारत में कुछ समय के लिए राजपूत शक्तियों का बड़े पैमाने पर विनाश हो गया था और दृढ़ता से मुस्लिम साम्राज्य की उपस्थिति हुई और इसी से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हालांकि यही पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन के पहले युद्ध में गोरी को हरा चुका था। गोरी प्रथम युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था और गजनी लौट आया था, लेकिन वो बैठा नहीं, अपनी हार का बदला लेने की तैयारी करने लगा और 1192 के अंदर वो पुनः आधम का। इतिहासकार सतीश चंद्रा के अनुसार जब तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की सेना लगभग 3 लाख के आसपास थी, जो कि अधिकतम संख्या इस समय जुटाई जा सकती थी। हालांकि मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, फरिश्ता के द्वारा ये संख्या बहुत ज़्यादा बताई गई है, लेकिन ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो जैसे भारतीय स्रोतों के अनुसार चौहान सेना एक साथ कई मोर्चों पर लगी थी और पृथ्वीराज के पास युद्ध के मैदान में उसकी सेना का केवल एक हिस्सा था। उसकी दूसरी सेना पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचने वाली थी, लेकिन भाग्य तो मोहम्मद गोरी के पक्ष में था। मिनाज सिराज की अगर माने तो मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए 1,20,000 पूरी तरीके से बख्तरबंद लोगों को लेकर आया था और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 40,000 पुरुषों की एक कुलीन घुड़सवार सेना की कमान भी संभाल रखी। पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरीके से अनुशासित थी और गोरी उनके साथ हाथापाई युद्ध का करके शामिल नहीं होना चाहता था। इसके बजाय गोरी ने रणनीति से सहारा लिया और उसने अपनी सेना को 5 इकाइयों में बांटा और 4 इकाइयों को दुश्मन के किनारों की ओर पीछे हमला करने के लिए भेज दिया गया, जबकि मोहम्मद गोरी खुद एक घुड़सवार सेना, तीरंदाजी की सेना लेकर खड़ा था, लेकिन उसे भी उसने 4 भागों में बांट दिया ताकि 4 पक्षों पर, चौहानों पर हमला किया जा सके। और साथ ही साथ गोरी ने अपने सैनिकों को निर्देश दे रखा था कि जब दुश्मन हमला करने के लिए आगे आए तो उनको युद्ध नहीं करना है, बल्कि उन्हें पीछे हटना है, ताकि चौहान आगे बढ़ते जाए, उनके हाथी घोड़े पैदल सेना वो थकती चली जाए, इसलिए उनको पीछे ही चलते जाना है। और ऐसा ही हुआ। जब चौहानों का हमला हुआ तो गोरी की सेनाएं पीछे दर पीछे हटती चली गई और इस प्रकार चौहानों की सेना उनके पीछे भागती चली गई और इसी कारण वो सारे थक गए। ऐसी स्थिति के अंदर गोरी ने 12,000 की एक नई घुड़सवार सेना भेजी और वे दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने में फटाफट कामयाब हो गए। इस प्रकार चौहानों पर हमला करके गोरी ने जीत प्राप्त की थी। जबकि कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अचानक से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को ये कहलवाया था कि वो युद्ध करने के लिए नहीं आया है, बल्कि संधि के लिए आया है, और उसने अपने दूत को अपने भाई के पास गजनी भेजा है, जो संधि की शर्तें तय करने के लिए गया है। उसके आने के बाद हम संधि की शर्तों पर बात करेंगे। कहते हैं इस प्रकार गोरी ने पृथ्वीराज को बहकावे में रखा और लेकिन अगले ही दिन सुबह होते ही, यानी सुबह तो हो ही नहीं पाई थी, रात ही थी, अर्धरात्रि थी, ऐसी स्थिति के अंदर ही उसने पृथ्वीराज चौहान के शिविर पर हमला कर दिया। कहते हैं कि पृथ्वीराज के जो सैनिक है, सेना है, वो उस वक्त नित्य कार्य में लगी हुई थी, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग का समय था, बहुत जल्दी प्रातःकाल था। ऐसी स्थिति के अंदर वो सज नहीं पाए या युद्ध के लिए तैयारी करने का उनको मौका नहीं मिल पाया और ऐसी हालात के कारण गोरी है वो उन पर हावी हो गया। और कहते हैं कि गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान का साथ इस युद्ध में सामंत सिंह ने, गोविंद राज ने भी दिया था, जो कि उसके सामंत थे।
लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, उसके बाद की कथाएं अलग अलग इतिहासकार अलग अलग देते हैं। कुछ के अनुसार उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और जहां पर उसका वध कर दिया गया, जबकि ये भी पता चलता है कि गजनी जब बंदी बनाकर ले जाया गया तो शब्द वेदी बाण की परीक्षा हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी संकेत मिलता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शासक बने रहने दिया, क्योंकि इसका पता इस बात से भी लगाया जाता है कि तारागढ़ से एक सिक्का मिला है जो 1193 का है, जिस पर एक नाम लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ नाम लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम, जो कि मोहम्मद गोरी का असली नाम था। इस प्रकार के सिक्के जो संयुक्त नाम के सिक्के हैं, ये बताते हैं एक मुख्य शासक था, एक अधीनस्थ शासक था। लेकिन यहाँ शायद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा षड्यंत्र रचने का प्रयास किया गया और उसका षड्यंत्र का पता गोरी को चला और उसने उसका वध कर दिया। इस प्रकार का संकेत भी मिलता है। लेकिन जैसा भी हो, अधिकांश इतिहासकार पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध के बाद कम ही समय तक लिखते हैं और 1193 के इस उल्लेख के बाद उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जहाँ तक मोहम्मद गोरी की बात है, अनेक इतिहासकार उसके 1206 तक के अभियानों का पता बताते हैं। इस प्रकार तराइन का ये दूसरा एक ऐसा युगांतरकारी युद्ध सिद्ध हुआ जिसने भारत के अंदर सल्तनत सत्ता की स्थापना कर दी थी।